हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम हल करेंगे प्रयोग 3, प्रयोग 4 और परीक्षण करके देखें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपके बोर्ड्स में आ चुका है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ उसको आप अच्छे से समझ कर कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक चर वाले द्विघात समीकरण का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी देखना होगा लेक्चर 3 में कराए गए प्रश्न को और अच्छे से समझने के लिए। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए और फिर लेक्चर 3 में आगे बढ़िए। ओके, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट लेक्चर का बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले गणित प्रकाश पुस्तक खोल लीजिए मैथ्स का और पेज नंबर 3 में आइए। हम लोग आज शुरुआत करेंगे प्रयोग 3 से। ठीक, तो क्वेश्चन है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। इस विवरण से एक द्विघात समीकरण का गठन करें व एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स पावर 0 के गुणांक निर्णय करें। तो यहाँ पर एक शब्द आया है आयताकार। तो आयताकार इस शेप को कहते हैं, इस आकार को कहते हैं जिसकी आपस की भुजा बराबर होती है। आपस की भुजा बराबर होती है मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है और बाकी ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, हर एंगल क्या होता है, हर कोण क्या होता है, 90 डिग्री। हम लोग को जो बोला जा रहा है, हम लोग को इस प्रश्न में क्या करना है, समीकरण का गठन करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। तो दोस्तों देखिए जब भी आयताकार वाला प्रश्न आता है, जब भी याद रखिए इस बात को, जब भी आयताकार वाला प्रश्न आता है तो आपको चौड़ाई को x मान लेना है। ठीक है, आप लोग क्या मान लेंगे कि चौड़ाई मिला है x मीटर। यहाँ पर मीटर है तो मैं मीटर लिख रहा हूँ, चौड़ाई मैंने क्या मान लिया, x मीटर। अगर आप चौड़ाई को x मान लेते हो उसके बाद प्रश्न देखिए कितना आसान हो जाता है। अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। तो अब आप लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई से 36 मीटर अधिक। तो चौड़ाई को मैंने क्या माना, x, तो ये हो जाएगा x प्लस 36, है ना, x प्लस 36 मीटर। तो मेरे पास लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया। हमारे पास क्षेत्रफल भी दिया गया है जो कि है क्या है बताइए, 460 वर्ग मीटर। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, है ना। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हमारे पास सूत्र है किसका, आयताकार का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर जो लंबाई है मैं वहां लिखूंगा और चौड़ाई का जो मान है वो लिखूंगा और क्षेत्रफल का जो मान है वो लिखूंगा और मेरे पास आसानी से समीकरण बन जाएगा। देखिए कैसे, चौड़ाई बताइए सबसे पहले क्या है, तो x है, लंबाई क्या है, गुना है ना, लंबाई क्या है x प्लस 36। ठीक, और क्षेत्रफल क्या है 460 वर्ग मीटर। अब x गुना x कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 इंटू एक्स कीजिए हो जाएगा 36x बराबर 460, है ना। अब 460 को बराबर की इस तरफ लाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 460 बराबर 0। तो ये मेरा बन गया समीकरण और इस प्रश्न में हमें समीकरण का गठन करना था तो ये समीकरण का गठन हो गया। तो मेरा ये लंबाई था और ये चौड़ाई था। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रश्न को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि समीकरण का गठन करें, वो हम लोगों ने कर लिया। अब हमें एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स पावर 0 का गुणांक भी बताना है। गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लगा होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, बिल्कुल 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। मैं इसका गुणांक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए गुणांक किसका, सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर का, तो क्या है 1। एक्स के साथ जो संख्या होगा वो किसका हो जाएगा गुणांक, एक्स का। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब घात 1 है। ठीक है, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा 36 और एक्स का घात 0, एक्स का घात 0 का गुणांक हो जाएगा माइनस 460। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए माइनस 460। तो यही हमारा प्रयोग 3 का उत्तर हो गया। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं प्रयोग 4 की ओर। देखिए जो पेज नंबर 4 में मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दो अधिक है। ठीक, एवं क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर सेम प्रश्न है बिल्कुल प्रयोग 3 की तरह। एक आयताकार है हमारे पास जिसकी आपस की भुजा बराबर होती है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई की अपेक्षा 2 मीटर अधिक है। ठीक, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको हमेशा चौड़ाई को क्या मानना है, x। अब इसको मान लीजिए कि मैंने चौड़ाई को क्या माना, x। जब चौड़ाई को आप x मान लोगे तो आगे प्रश्न पढ़िए कि लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2, मीटर लगाना मत भूलिए दोस्तों, मीटर। और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 24 वर्ग मीटर। ठीक है, 24 वर्ग मीटर, मीटर ये हो गया। अब वापस आपको आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा।
जो कि होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर, क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना है x और लंबाई कितना है x+2 और ये बराबर है किसके, 24 के। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x बराबर 24। अब कीजिए x² प्लस 2x प्लस 24 बराबर की उत्तर भेजिए, बनेगा -24 बराबर 0। ठीक है, तो हमको इस प्रश्न में समीकरण का गठन करना था, वो हमने कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस प्रश्न में हमें समीकरण का गठन करने कहा गया है, इसलिए हमने सिर्फ समीकरण का गठन किया। अगर हमें बोला जाता कि इस समीकरण को हल कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई का भी मान बताइए, तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं गुणनखंड की सहायता से। गुणनखंड मैंने इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 2 में कवर किया है, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गुणनखंड वाला वीडियो देख लें। ठीक है, आप गुणनखंड सीख लें मात्र 15 मिनट में, 15 मिनट का वीडियो है सिर्फ वो। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझकर कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे परीक्षण करके देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड्स में आते हैं, बल्कि क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है ना, 5 का जो सेकंड पार्ट है वो बोर्ड्स में आया हुआ भी है, इसलिए पहले इसे नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले देखिए 5 नंबर में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरणों की रचना करें। तो हमको इस सारे 5 नंबर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ समीकरण का गठन करना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो हमारे पास संख्या है 42 और इसको हमें दो भागों में बांटना है। तो अगर मैं पहला संख्या को मान लूं x, तो मैं मान लेता हूं कि पहला भाग मेरा कितना है x। ठीक है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा बताइए, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 42 माइनस एक्स। अच्छा क्यों 42 माइनस एक्स क्यों भैया, तो देखिए मेरे पास संख्या क्या है 42 है ना, तो एक अगर मेरा x होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए 42 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 42। तो मैंने 42 को ही दो भागों में विभक्त किया है ना, समझ गए ये बात। चलिए, तो मेरे पास दो संख्या आ गई। मुझको क्या बोला जा रहा है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो आप यहाँ पे लिखिए प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार आपको क्या लिखना है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है। तो अगर x और 42 माइनस एक्स इधर पर है तो एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 42 माइनस एक्स, है ना। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो वर्ड लिखा जाता है ना कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान, और भी कुछ अलग अलग लिखा जा सकता है, तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही समझते हो तो आपको प्रश्न हो जाएगा और आपको 3 अंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न 3 अंक के आते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सिर्फ समीकरण का गठन करने बोला गया है, तो ये 3 अंक का प्रश्न नहीं बनता। अगर बोला जाता है कि समीकरण को हल कीजिए तब 3 अंक का प्रश्न बनता। ठीक, तो अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 42 माइनस एक्स, है ना। अब ये इसको लिखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को बराबर की उस तरफ भेजिए तो बन जाएगा प्लस एक्स, और 42 को भी बराबर की उस तरफ भेजिए तो बन जाएगा माइनस 42 बराबर 0। ठीक, तो दोस्तों देखिए मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स लिखा और बाद में एक संख्या लिखा। क्यों, क्योंकि मेरा एक चर वाली द्विघात समीकरण की धारणा क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखते हैं और एक्स वाला फिर बाद में, और संख्या वाला जो सी है उसको बाद में। तो हम लोग हमेशा धारणा से मैच करेंगे, ठीक है, समीकरण को। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर। अगर आगे इसको हल करने बोला जा रहा है तो आप इसे गुणनखंड से कर सकते हैं, है ना। गुणनखंड तो आपने सीख ही लिया। दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छे से फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 5 के दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, 143 है। तो यहाँ पे शब्द आया एक क्रमिक, इसका मतलब आपको पता होगा। क्रमिक मतलब देखिए क्या होता है, अच्छा बोला जाता है ना कि क्रम से खड़े हो जाओ, यानी लाइन से खड़े हो जाओ, मतलब लगातार खड़े हो जाओ। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एक के बाद क्रमिक क्या होगा, दूसरा इसका क्रम क्या होगा, तो दो के बाद कौन सा संख्या आता है 3, तो 1 2 3 किस में है, क्रमिक में है। ठीक, तो ये हो गया मतलब क्रमिक का। दूसरा शब्द यहाँ पर आया है विषम। तो दोस्तों हम लोग जब क्लास 9 में थे तो वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर था उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की संख्या पढ़े थे। इसमें विषम संख्या नामक भी एक संख्या था। अच्छा क्या होता है ये विषम संख्या, तो विषम संख्या होता है जो, जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ, तो 1 3 5 फिर 7 9, मतलब एक छोड़कर। ठीक है, 9 हो गया ना, 11 13 15, ये सब क्या है विषम संख्या। और दूसरा इसका उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है सम संख्या, जो कि होता है 2 4 6 8। ठीक, ऐसे चलते रहे, ये भी चलते रहे। तो जो जोड़ा वाला नंबर होता है वो सम होता है और जो जोड़ा वाला संख्या नहीं होता वो विषम होता है।
और अच्छे से बोलूं तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्या है ना, दो क्रमिक विषम संख्या का गुणनफल कितना है 143। गुणनफल मतलब गुणा में। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि x, ठीक, मैंने क्या बोला x, तो इसका क्रमिक क्या हो जाएगा x + 1, उसके बाद x + 2। ठीक है ना, मान लीजिए x यहाँ पर 2 है तो इसका बाद क्रमिक क्या होगा 2 + 1 3 है ना, और यहाँ पर 2 है तो 2 + 2 4, ऐसे 2 3 4 चलता रहेगा। और अगर मैं बोल दूं कि विषम क्रमिक संख्या, इसका मतलब अगर मेरा सम संख्या 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरा मेरा विषम संख्या क्या होगा x + 2। तो मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, मान लीजिए x की जगह पे 1 मानता हूँ, तो 1 के बाद दूसरा विषम संख्या मेरा क्या होता है 3 है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता तो 1 + 1 क्या हो जाता 2, जो कि सम संख्या है, लेकिन इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि क्रमिक विषम संख्या। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ये चीज समझ गए होंगे। अभी हम लोग इस प्रश्न को करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि क्रमिक विषम संख्या, माना कि क्रमिक विषम संख्या है x। ठीक, तो दूसरा क्रमिक विषम संख्या क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि दूसरा मेरा संख्या हो जाएगा, दूसरा क्रमिक विषम संख्या हो जाएगा मेरा x + 2 है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि क्रमिक विषम संख्या बोला जा रहा है। अगर क्रमिक सम संख्या होता तो भी x और x होता, अगर यहाँ पर विषम शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। अगर सिर्फ बोला जाता कि क्रमिक है तो पहला x तो दूसरा क्या हो जाता है x + 1, लेकिन चूंकि हमको विषम कहा जा रहा है तो विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 है ना, एक एक छोड़कर होता है, इसलिए ये 1 होता है। अगर मैंने इसको 1 माना तो ये कितना हो जाता है 1 + 2 3। हमें गुणनफल भी दिया गया है यहाँ पर, गुणनफल कितना दे के रखा है 143। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 143 है। मतलब प्रश्न अनुसार लिखे यहाँ पर, प्रश्न अनुसार कि पहला संख्या x और दूसरा है x + 2, इन दोनों का गुणनफल बराबर है 143 है। आगे तो इसे हम आसानी से अब हल कर सकते हैं। x × x हो गया x² + 2 × x 2x बराबर 143। 143 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा x² + 2x - 143 -143 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें सिर्फ समीकरण का गठन करना था और वो हमने कर दिया। तो x² + 2x - 143 बराबर 0 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि ये प्रश्न, इतना आसान प्रश्न आपके बोर्ड्स में आया हुआ है ना, लेकिन इसमें सिर्फ समीकरण का गठन नहीं करना था, इसे हल भी करना था। तो आप इसे तो हल कर सकते हो आसानी से है ना, गुणनखंड से। आप गुणनखंड अगर सीखे हुए हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको हल करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों आपका आंसर तो x² + 2x - 143 बराबर 0 ही है ना, क्योंकि हमको सिर्फ समीकरण का गठन करने कहा गया था। लेकिन चूंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड्स में आ चुका है ना, जिसमें समीकरण को हल भी करने कहा गया था, तो हम लोग एक बार इसका गुणनखंड कर लेते हैं है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके गुणनखंड का भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए गुणनखंड में हम लोग क्या करते थे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग 1 और ये 143 का आपस में गुना करेंगे है ना। ये माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस को नहीं लेंगे, हम लोग 1 और 143 का आपस में गुना करेंगे। तो बताइए 1 और 143 का गुना करने में क्या होगा, कुछ सोचने की बात है क्या, 143 ही होगा। 143 किसके टेबल में आता है बताइए, 11 के टेबल में आता है। देखिए 14 नहीं आता है, 11 आता है, एक बार में 3 गया 33 मतलब 13, और फिर 13 के टेबल में 13 आता है एक बार, मतलब हमारे पास दो संख्या आया 13 और 11। तो अब मैं इसको क्या प्लस करूंगा, इन दोनों संख्या को प्लस करके 2 आएगा कि माइनस करके बताइए। 13 अगर -11 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ x² + 2। दोस्तों 13 और 11 को जब गुना करूंगा तो 143 भी आना चाहिए। तो 13 और 11 को गुना कीजिए 143 भी आ रहा है ना, और ये x को बाहर लिखिए प्लस नहीं -143 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे, प्लस 13 × x हो गया 13x, माइनस 11 × x हो गया 11x, -143 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x बचेगा x + 13, इन दोनों में कॉमन है -11, तो बचेगा x और माइनस होता है प्लस, बिल्कुल। और 11 के टेबल में आता है 143 13 बार में है ना, ये दोनों सेम आता है तो आप डायरेक्ट भी 13 लिख सकते हैं बराबर 0। देखिए दोनों सेम आया, मतलब हम लोग सही किए। और ये जो x और -11 है इसको लिख लीजिए पहले, और ये जो 2 बार है इसको कितना बार लिखेंगे, बिल्कुल 1 बार लिखेंगे बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे कि x - 11 भी 0 है ना, जो कि आंसर हो जाएगा 11 के, और
x प्लस 13 भी 0 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा -13। अब माइनस वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा दो विषम क्रमिक संख्या होगा। तो पहला हो जाएगा 11 और दूसरा क्या था, देखिए कि हम लोगों ने माना था x और वो हो गया बराबर 11 का, और दूसरा क्या था x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 कितना होता है 13। तो देखिए 11 एक विषम संख्या है और 13 भी एक विषम संख्या है, तो क्रमिक विषम संख्या क्या होगा 11 और 13। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11 और 13। बस अगर आप इतना करते हो तो आपको 3 अंक बड़े आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम देखिए क्या है, अगर आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो आप समय के साथ भूल जाओगे। अभी आपको ये समझ में आया ना, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप इसको भूल जाओगे। तो अभी आप मोबाइल में देख रहे हो, ईयरफोन डाल के इतना मेहनत कर रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, लेकिन एग्जाम में भूल गए तो क्या फायदा रहा, है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका 11 और 13 को मतलब जो इन दोनों प्रश्न का उत्तर है उसको नोट कर लीजिए कॉपी में और समझ कर नोट कीजिए। ठीक, चलिए तो 5 का थर्ड पार्ट भी देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है 2 क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 313 है। कितना है 313। यहाँ पे आप बोला गया है क्रमिक, तो अगर मैं पहला संख्या को मानता हूँ, माना पहला संख्या, क्रमिक मतलब बताया ना मैंने आपको अभी, जो हो क्रम में, तो पहला संख्या को अगर x माना तो इसका क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना। अब इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, अच्छे से समझिए इसको, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब मैं ये संख्या लिख रहा हूँ और x प्लस 1 लिख रहा हूँ, इन दोनों का वर्गों का योग, योग मतलब क्या प्लस 313। ठीक, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313। तो दोस्तों इसे आगे हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योग। अगर आप प्रश्न को बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो और अच्छे से समझ कर पढ़ते हो तो आप ये चीज लिख लोगे और इसे आप हल करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये आएगा देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर है x और b की जगह पर है 1, तो इसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x और ये कितना है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, मैंने इसमें यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल किया है और मैंने आपको साइड में लिख भी दिया और ये हो गया 313। आगे देखिए दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये जो 1 है इसको मैं बराबर के इस तरफ भेजूंगा। अच्छा मैं इसको इधर ला देता हूँ, तो ये प्लस 1 है 313 माइनस 313 हो जाएगा बराबर 0, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 क्या हो जाएगा माइनस 312 बराबर 0। आगे देखिए दोस्तों, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी हल कर सकते हैं। देखिए दो सब में 2 कॉमन है ना। देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि 312 2 के टेबल में आता है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ और जितना भी हर जगह पे जहाँ जहाँ 2 है उसको मैं हटा सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखिए 3 नहीं आता 2 आता है, एक बार में 1 गया 11 हो गया, 11 नहीं होता 10 होता है 5, 1 गया 12 6, मतलब 156 बराबर 0। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। दोस्तों इस प्रश्न में भी हमें समीकरण का रचना करना था और वो हमने कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0 इज द आंसर। तो दोस्तों 5 का तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया। तो दोस्तों आज मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्तों। हर वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आज का होमवर्क ये है कि ये 5 के तीनों पार्ट को और प्रयोग 3 और प्रयोग 4 को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप चाहे तो इस प्रश्न का भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिटेल में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। मैं हूं प्रशांत और वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।